नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। और दोस्तों हम लोग आज 12 का क्लास 12 का हम लोग आज पहला चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं पॉलिटी में एक्चुअली आप लोगों को दो किताबें पढ़नी है। और पहले जो पहला पार्ट है, पहले पार्ट है जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, पहला पार्ट जो पहला किताब है आपका, दूसरे किताब का पहला चैप्टर मैं पढ़ा चुका हूँ, शीत युद्ध का दौर था वो चैप्टर। और आज मैंने सोचा कि पहला पार्ट पढ़ाते हैं पॉलिटिकल साइंस का अपना, जो भारत के राजनीति को पढ़ना, भारतीय राजनीति को आपको पढ़ना है। और उसमें क्या पढ़ना है, दूसरा जो पार्ट है आपका पढ़ना है समकालीन विश्व राजनीति, ठीक है। उसमें हमने अपना शीत युद्ध का दौर पढ़ा था। अब आगे उसको धीरे धीरे फिर कंटिन्यू करेंगे। पहले इसको ये पहला चैप्टर पढ़ लेते हैं, इसका भी पहले पार्ट का। तो अब बात यह है कि इस चैप्टर में जो हमें बात करनी है, वो हमें बात करनी है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों की। मतलब राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों की मतलब कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ है, ठीक है, और जब हमारा देश आज़ाद हुआ है तो कौन कौन सी चुनौतियों का सामना करना पड़ा हमारे नेताओं को, ठीक है। और उस समय के जो भी संविधान सभा जो हमारी बनी थी, उस समय कौन कौन सी चुनौतियाँ थी हमारे देश में, ठीक है। और किस तरह से उन चुनौतियों का समाधान किया गया, ये पूरे चैप्टर में आपको यही पढ़ना है कि भारत की आज़ादी के बाद किस तरह से हमने अपनी समस्याओं का हल किया, ठीक है। और कौन सी समस्याएं थी, किस तरह से हमने उसको हल किया, और आगे के लिए हम लोग आज जो सशक्त भारत एक देख पा रहे हैं, उसके पीछे कितनी बड़ी मतलब कि कुर्बानी है नेताओं की। तो उसी दरम्यान हम पढ़ेंगे। आज थोड़ा मैप से भी मैं आपको कुछ बताने की कोशिश करूंगा, कुछ चीज़ों को, उसको थोड़ा सा और उसको कर लें मोटा। तो मैप से भी बताने की कोशिश करूंगा, चीज़ों को समझाने की कोशिश करूंगा। उसके अलावा हम लोग पढ़ेंगे आज थोड़ी सी पृष्ठभूमि में आपको ले चलूंगा, आज़ादी की पृष्ठभूमि में, जो वो जानना जरूरी है कि किन परिस्थितियों में हमारा भारत जो है आज़ाद हुआ था। तभी तो चुनौतियाँ जो हैं आगे आपको समझ में आएंगी, उस चीज़ को समझना जरूरी है। फिर दूसरा हम लोग पढ़ेंगे कि किन किन बातों पर शुरू में सहमति हो गई थी। मतलब कि जैसे ही हम लोग का देश आज़ाद होता है तो सभी लोग करीब करीब, मतलब वैसे तो बहुत लोग थे, बहुत सारी विविधताएं थे हमारे देश में, बहुत सारे नेता भी थे उनके, ठीक है। जो हम लोग देखते हैं कि मुस्लिमों के लिए अलग नेता, और मतलब कि जातिवाद, मतलब कि अनुसूचित जाति जनजाति के लिए अलग नेता, ठीक है। कुछ लोग हिंदू राष्ट्र के उसमें थे, पक्ष में थे, कुछ लोग थे मुस्लिम राष्ट्र के पक्ष में, कुछ लोग थे दोनों के मिक्स के। तो ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। तो इन सब सारी बातों के मद्देनजर, मतलब इन सारी बातों के बीच में दो बातों, कौन कौन सी बातों पर सहमति बनी, तो उस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। उसके अलावा हम पढ़ेंगे 3 चुनौतियों पर जो मैं बात कर रहा हूँ कि हमारा देश आज़ाद हो गया, जब पृष्ठभूमि में बता दूंगा और सहमति हो गई, तो उसके बाद भी कौन कौन सी चुनौतियाँ थी, ठीक है। 3 चुनौतियों के बारे में पढ़ूंगा, क ख ग मैंने लिख दिया है। उसके अलावा हम लोग पढ़ेंगे आज विभाजन जब होगा, विभाजन, उसके बाद जब विस्थापन होगा लोगों का, वही जो हम लोग देखते हैं कि पाकिस्तान से जो भारत आते हैं, भारत से जो पाकिस्तान लोग जाते हैं, वो वाली चीज़, और उसमें कितनी बड़ी त्रासदी होती है। एक मतलब कि नरहत्या, नरसंहार की जो एक मानवता पूरी छिन्न भिन्न हो जाती है, मानवता वहाँ पे शर्मसार हो जाती है। और गांधी का बहुत बड़ा रोल होता है उस, मतलब कि क्योंकि गांधी एक थे जो कि अहिंसा के पथ पर अभी तक चलते आ रहे थे 1947 तक, जब से उन्होंने राजनीति स्टार्ट की, भारत में हो चाहे अफ्रीका में हो, कहीं भी। तो दक्षिण अफ्रीका में भी ऐसा ही था, उनका अहिंसा और सत्य ही उनका सिद्धांत था। और भारत में भी उसी तरह उन्होंने 1917 से लेके, जो चंपारण सत्याग्रह से लेके और 1942 तक, भारत छोड़ो चाहे 1947 तक, उनका एक ही सिद्धांत था कि सभी लोग मिलजुल कर रहें, सब लोग शांति से रहें और सत्य और अहिंसा का जीत हो। लेकिन अंततः उनकी अहिंसा हार जाती है और हिंसा में तब्दील हो जाता है ये चीज़, विभाजन और विस्थापन होता है तब। और उसके बाद पुनर्वास कैसे कराया जाता है, उस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। उसके अलावा इन सब चीज़ों, ये सब चीज़ें अगर टैकल हो जाए, समाधान हो भी जाते हैं, तो उसके बाद भी चुनौतियाँ बहुत बड़ी थी। चुनौतियों में एक और बड़ा चुनौती, बहुत बड़ा चैलेंज भारत के सामने के राजवाड़े जो थे, उस समय राजवाड़े भी थे बहुत सारे, तो उनका विलय किस तरह किया जाए, उनका विलय, क्योंकि उनके भी मांगे अलग अलग थी। वो लोग कुछ स्वतंत्र थे तो कुछ ब्रिटिश प्रांत के, ब्रिटिश शासन के अधीन थे। तो उनका भी विलय एक चुनौती था। उसके बाद जब ये विलय हो भी गया, उसके बाद भी फिर से, क्योंकि आंतरिक जो सीमा था, एक सीमा जो बंधा है, आज आप देखते हैं कि यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर, यहाँ पे आप देखते हैं तमिलनाडु, यहाँ पे आप देखते हैं केरला, ठीक है, कर्नाटका, फिर इधर देखते हैं आंध्र प्रदेश। तो सारी सीमाएं जो आज देखते हैं, बिहार उत्तर प्रदेश की सीमाएं देखते हैं, तो वो सब चीज़ें पहले नहीं थी। वो सब चीज़ें पहले नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही बांट दिया गया था, लोगों को बोल दिया गया था कि आप लोग संस्कृति के आधार पर, उस चीज़ों के आधार पर बांट दिया गया था। तो राज्यों का भी एक मतलब लोगों में भी फिर लोगों के मन में द्वंद था
कि हमारी जो भाषा है उसके आधार पर हमारा एक क्षेत्र हो, हमारा एक राज्य हो, तो उसका गठन कैसे होता है, राज्यों का पुनर्गठन कैसे होता है, इस चीज़ को भी पढ़ने की कोशिश करेंगे, मतलब जानने की कोशिश करेंगे। तो पूरे चैप्टर में हम लोग यही पढ़ना है कि भारत की आज़ादी के बाद कौन कौन से चैलेंजेस थे और इसको हमने कैसे कैसे टैकल किया। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों। शुरू हम पृष्ठभूमि से करेंगे। पृष्ठभूमि आप लोगों को बहुत बार मैं बता चुका हूँ और आप लोगों को बाकायदे मालूम होगा, आप लोगों को भी, आपने बहुत पढ़ा होगा कि जब हमारा देश आज़ाद होता है 1947 में, 15 अगस्त 1947 को, तो 15 अगस्त 1947 को आज़ाद होता है, तो हमारा भारत जो है सिर्फ और सिर्फ भारत नहीं रह जाता है। वहाँ पे जो इंडिया जो होता है, ब्रिटिश शासनकाल में इंडिया जो होता है वो आ जाता है आपका, मैं अगर बताने की कोशिश करूँ तो इंडिया जो होता है, ब्रिटिश उपनिवेश में जो इंडिया होता है वो बढ़ जाता है किसमें, भारत और पाकिस्तान में। जब हमारा देश आज़ाद होता है 15 अगस्त 1947 को, तो 14 अगस्त 1947 को आपको मालूम होगा पाकिस्तान अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है और 15 अगस्त 1947 को भारत अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। तो उसके पीछे बहुत बड़ी पृष्ठभूमि है, बहुत बड़ी आज़ादी की लड़ाई लड़ी जाती है और अंततः क्या होता है, ब्रिटिश शासन जो होती है, लास्ट में माउंटबेटन योजना आती है। माउंटबेटन योजना के तहत भारत को क्या कर दिया जाता है, आज़ादी की घोषणा हो जाती है। अब बात आती है यहाँ पे कि उसके बाद कि जब आज़ादी मिल गई तो हमारे पास चैलेंजेस था कि बहुत सारी विभिन्नताएं थी हमारे यहाँ। ठीक है, हमारे देश में बहुत सारी विभिन्नताएं हैं, बहुत सारी संस्कृतियां हैं, बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं, बहुत सारी जाति के लोग हैं, बहुत सारे धर्म के लोग हैं। तो उनके सामने एक चुनौती है कि भाई अब ऐसी एक योजना बने, एक ऐसी प्लानिंग बने, ठीक है, एक ऐसी प्लानिंग बने कि आगे चलने के लिए कि जिस पर सभी लोग सहमत हो। तो इस दरमियान जो मैंने बताया कि दो बातों पर सहमति बनती है। कौन कौन सी बात है, तो पहली बात है शासन, कि शासन किस तरीके से चले, तो लोकतांत्रिक तरीके से चले। मतलब लोकतांत्रिक, आप समझते हैं लोकतंत्र क्या होता है, कि मतलब कि लोगों को सर्वोपरि रखा जाए और लोगों का ही शासन हो, और लोगों के जो विचार हैं, चाहे समाज में जो जो चीजें हैं, ठीक है, समाज में जो जो बुराइयां हैं, चाहे समाज में जो जो लोग असमान रूप से छूटे, मतलब पीछे हुए हैं, उनको सबको मतलब ए टू जेड जितने लोग हैं सबको बराबर का अधिकार मिले। ठीक है, कोई यहाँ पे ऊंच नीच कोई भी ये ना हो, बंदिश ना हो, तो ये शासन लोकतांत्रिक हो। उसके अलावा सरकार सबके भले के लिए काम करे। ठीक है, तो सरकार जो हो सबके भले के लिए, मतलब सबके भले के लिए क्या, मतलब कि लोक कल्याणकारी राज्य हो। ठीक है, लोक कल्याणकारी राज्य हो, तो ये लोक कल्याणकारी राज्य करने का मतलब कि जो भी चीजें हों, जो भी योजनाएं, चाहे जो भी प्लानिंग हो, चाहे जो भी स्टेप उठाए जाएं, ठीक है, मतलब कि संविधान में हो, चाहे मतलब कि जो राज्य हैं उस समय जो राज्य थे, चाहे प्रांत थे, जो भी ये डिसीजन ले, चाहे केंद्र सरकार जो है, चाहे संविधान सभा है, जो भी डिसीजन ले, वो सारा क्या हो, अपना किसके लिए हो, सबके लिए हो, सबके भले के लिए हो, किसी एक तबके के लिए नहीं, किसी एक लोग के लिए नहीं, चाहे किसी एक समूह के लिए नहीं। ठीक, चाहे किसी एक धर्म के लिए, चाहे किसी एक जाति के लिए नहीं, सभी जातियों के, सभी धर्मों के लिए क्या हो, सरकार सबके भले के लिए काम करे। तो इन चीजों पर सहमति बनती है। ठीक है, इन चीजों पर सहमति बन के मतलब एक मोटा मोटी आपको प्रारूप मिल गया कि आपको इसी में काम करना है। अब इसके अलावा 3 चुनौतियां थी। अब 3 चुनौतियों में सबसे बड़ी चुनौती जो है कि भारत को एकता के सूत्र में बांधने की बात। तो अब भारत को एकता के सूत्र में बांधने के बाद क्या मतलब, कि इसकी बात है कि कहीं ना कहीं ये सबको पता था कि भारत की आज़ादी में सभी का हाथ है। ठीक, सभी का हाथ है, मतलब इन द सेंस कि पारसी भी थे, जैन भी थे, बौद्ध भी थे, ठीक है, और अम्बेडकर की आप बात जानते ही हैं, अनुसूचित जाति जनजातीय के लिए बहुत बड़े नेता। ठीक है, उसके अलावा बहुत सारे हिंदूवादी नेता, आरएसएस भी उसमें, आरएसएस जो आज देखते हैं आप, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, उनकी भी बहुत बड़ा योगदान, मुस्लिम लीग का भी योगदान था। ठीक है, लेकिन मुस्लिम लीग तो खैर मैंने बताया 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान अलग हो जाता है। मुस्लिम लीग जो द्विराष्ट्र का सिद्धांत लेके चलती है उसको वो लेके चलती है और वो अलग हो जाता है। लेकिन बात यही है कि भारत को एकता के सूत्र में जो अभी उस समय भारत है, 15 अगस्त 1947 के बाद का जो भारत है, उस इन सभी विभिन्नताओं को, इन सभी जातियों को, इन सभी धर्मों को,
ठीक है। इन सभी धर्मों को एक में समाकर और किस तरह से एक संविधान तैयार करके, ठीक है, और एक कानून तैयार करके और किस तरह से समाज को लेके चला जाए, वही है ये सबसे बड़ा चुनौती था भारत को एकता के सूत्र में बांधने की चुनौती। और इसको बखूबी हम देखते हैं कि अपना जो है संविधान बिल्कुल अच्छे तरीके से इसको टैकल करता है। सभी को क्या होता है, सभी को बराबर का अधिकार मिला है, स्वतंत्रता का अधिकार, मौलिक अधिकार जो हम लोग देखते हैं 12 से 35 के बीच में आप लोग पढ़िएगा तो पूरे तरह से आपको पूरा डिफाइन है कि सारे मतलब स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, सारा कुछ A to Z बालकों के लिए, चाहे बेकार श्रम जो करता है उसके लिए, चाहे मतलब शिक्षक संस्थाओं के लिए, सबके लिए मौलिक अधिकार, सबके लिए मूल अधिकार। फिर से DPSP जो हम बोलते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में भी पूरी बाकायदे बोला गया है कि लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना होगी। तो इस तरह से बात जो होती है भारत को एकता के सूत्र में बांधने की बहुत बड़ी चुनौती जो होती है वो टैकल की जाती है। उसके अलावा हमारे पास जो चुनौती होती है लोकतंत्र को कायम करने की, ठीक है, लोकतंत्र को कायम करने की होगा यहाँ पे, सॉरी, लोकतंत्र को कायम करने मतलब लोकतंत्र आपने ये कर लिया, धारण कर लिया, लोकतंत्र के शासन आप चलाएंगे तो इसको आप क्या करेंगे कि इसको कायम भी तो रखना है। सिर्फ और सिर्फ ऐसा थोड़ी ना होता है कि आप एक रास्ते पे चल दिया, मतलब कि आप बोर्ड का एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपने तय कर लिया कि चलिए ठीक है हम कौन सा रास्ता अपनाएंगे, तो हम बिहारी स्कूल से पढ़ेंगे, ठीक है, बिहारी स्कूल से राहुल सर से पढ़ेंगे, चाहे सुनील सर से पढ़ेंगे और उनकी वीडियोस को मतलब पढ़ेंगे, अच्छे से समझेंगे, उनके नोट्स को समझेंगे, ठीक है। तो एक चीज ये हो गया, लेकिन अब उस चीज पे कायम रहना भी तो बहुत बड़ी बात है कि नहीं। कायम रहना भी मतलब कि अंत तक जब तक सर पढ़ा रहे हैं, जब तक एग्जाम नहीं आ जाता है तब तक ट्रस्ट बनाए रखना, विश्वास बनाए रखना, एक ऐसा मतलब कि एक ट्रस्ट आप बनाए रखेंगे तभी तो एक कायम हो पाएंगे आप, मतलब कि अपने रास्ते पे चल पाएंगे और एक जो श्योरनेस है, जो निश्चितता है वो अपने अंदर ला पाएंगे, है ना। कंटिन्यूटी रखनी जरूरी है, तो वही कायम रखने की जो है, लोकतंत्र को कायम रखने की चुनौती जो है ये थी। तो इसको भी हमने बहुत अच्छे से टैकल, आज तक आप देखते हैं कि कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि मतलब कि राष्ट्रपति शासन लगा है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है कभी भी कि मतलब कि बहुत बड़ी विपदा जैसे पाकिस्तान, नेपाल और श्रीलंका वगैरह सब में चलता है अपने लोकतंत्र को लेके, उस तरह से कभी भी युद्ध या मतलब कि द्वंद्व नहीं रहा है। तो लोकतंत्र को कायम करने की जो चुनौती है उसको हमने वो चुनौती थी और उसको हमने धीरे धीरे करके संविधान के रास्ते और अपने रास्ते टैकल किया। उसके अलावा ऐसा विकास, ठीक है, तीसरा जो चैलेंज था कि ऐसा विकास जिससे समूचे समाज का भला हो। अब वही बात हो जाती है कि सरकार सबके भले के लिए काम करे, मतलब कि जिससे समूचे समाज का भला हो, मतलब कि लोक कल्याण की बात हो, सारे समाज की बात हो, ठीक है, वही चीज आ जाती है। वही मैं संविधान की फिर से बात करूंगा कि सारे लोगों के लिए सारा कुछ प्रावधान किया हुआ है, मूल अधिकार दिया हुआ है, राज्यों के लिए भी कुछ निर्देश दिए हुए हैं, कुछ कर्तव्य बताए हुए हैं, राष्ट्रपति क्या काम करेगा, प्रधानमंत्री क्या काम करेगा, न्यायालय क्या काम करेगी, व्यवस्था क्या काम करेगी, कार्यपालिका क्या काम करेगी, ठीक है, सारे लोगों के लिए राज्य सरकार क्या काम कर सकती है, मतलब कि क्या बोलते नगर निगम क्या काम करेगी, पंचायत स्तर पे क्या काम होगा, सारा कुछ दिया हुआ है। तो इस चीज को जो है ऐसा विकास जैसे समूचे समाज का भला हो, तो समूचे समाज की बात हुई है और समूचे समाज का भले के लिए काम सरकार कर रही है, लगातार कर रही है और हमारा संविधान भी काम कर रहा है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं जो तीन चुनौतियां थी बड़ी बड़ी। अगर क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में कि लोकतंत्र में मतलब कि भारतीय लोकतंत्र में जब मतलब भारत को आज़ादी मिल गई उसके बाद जो होता है राष्ट्र निर्माण की कौन कौन सी चुनौतियां थी, तो यही आप बात करेंगे तीन चुनौतियों की। कौन कौन सी, कि भारत को एकता के सूत्र में बांधने की, उसके अलावा लोकतंत्र को कायम करने की, और तीसरा कि ऐसा विकास जिससे समूचे समाज का भला हो। ठीक, तो इन तीन चीजों को पॉइंट लिख के उसको इसको आप एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। उसके बाद हम लोग आते हैं अपने मेन टॉपिक पे। मतलब मेन टॉपिक क्या, मतलब कि एक बहुत बड़ा रोल निभाने वाला राष्ट्र निर्माण में, और राष्ट्र निर्माण की सबसे बड़ी चुनौतियों के रूप में मैं मानता हूँ इसको, पूरे चैप्टर में जो एक केंद्र बिंदु है ये है। ये सब तो छोटी छोटी चुनौतियां थी, लेकिन जब विभाजन हुआ, ठीक है, आपको ये पता है कि जब विभाजन हुआ मतलब कि इन द सेंस कि उस समय जो चीजें चल रही थी आज़ादी के पहले, 14 अगस्त 1947 के पहले, उसके 2 साल 3 साल पहले, मतलब कि 1940 में ही 19 मतलब 35-40 से ही आप बोल सकते हैं, और उससे पूरा पीछे जाएंगे तो 1906 में जब मुस्लिम लीग की स्थापना होती है। तो मुस्लिम लीग की स्थापना अच्छी बात है कि आप मुस्लिमों के प्रतिनिधित्व करने के लिए आपने किसी लीग या संस्था की स्थापना की,
लेकिन उसका जो ध्येय है, उसका जो उद्देश्य है, धीरे धीरे करके धीरे 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 समय के साथ बदलता जाता है। कुछ इसमें सहभागिता निभाते हैं ब्रिटिशर्स, ब्रिटिश सरकार भी निभाती है इसमें सहभागिता, जो 1909 में आपको लेके आती है क्या, सांप्रदायिक विभाजन की राजनीति। 1909 में आप देखेंगे 1909 में आप सांप्रदायिक विभाजन की बात करते हैं और मुस्लिमों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र, ठीक है। अब यहाँ पे जो बीज बोता है अपना क्या बोलते हैं ब्रिटिश सरकार 1909 के अधिनियम के द्वारा, ये कहीं ना कहीं मुसलमानों को, मतलब मुस्लिम लोगों को ये कहीं ना कहीं एक प्रोत्साहन का काम देता है और उनको लगता है कि कहीं ना कहीं हमें क्या करनी चाहिए, बराबर की मांग करनी चाहिए भारत में, और भारत में मुसलमानों के खिलाफ क्या हो रही है, ज्यादती हो रही है, तो उसके लिए हमें संघर्ष करना चाहिए। और धीरे धीरे अब तब्दील होते होते आप देखेंगे मोहम्मद अली जिन्ना की बात आती है, और मोहम्मद अली जिन्ना जो होते हैं वो जिन्ना बात करते हैं किस चीज की, जिन्ना बात करते हैं राष्ट्र सिद्धांत की, द्विराष्ट्र सिद्धांत की बात करते हैं जिन्ना। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आ सकता है कि द्विराष्ट्र सिद्धांत की बात कौन करता है, तो जिन्ना करते हैं, ठीक है। तो जब ये सब चीजें चल रही होती हैं, अब जब जिन्ना आपके मुस्लिम लीग के बहुत बड़े नेता हो जाते हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं एक संस्था को, और उनके द्वारा जो भी बात की जाए, आज अगर बीजेपी के, अगर भाजपा के सबसे बड़े नेता अगर नरेंद्र मोदी हैं, अगर जो भी बोलेंगे उसका असर बहुत बड़ा पड़ेगा, पूरे देश पर पड़ेगा, पूरी संस्था पर पड़ेगा, पूरे भाजपा के उद्देश्य पर पड़ेगा, है कि नहीं। तो उसी तरह से मोहम्मद अली जिन्ना जब द्विराष्ट्र सिद्धांत की बात कर देते हैं, मतलब द्विराष्ट्र सिद्धांत क्या था कि वही कि भारत और पाकिस्तान कर दिया जाए, मतलब कि इंडिया को दो भागों में बांट दिया जाए, भारत और पाकिस्तान में, ठीक है। अब भारत और पाकिस्तान में विभाजित कर भी दिया जाए तो किस तरह से किया जाए, ये तो बहुत बड़ा चैलेंज है ना, मतलब कि ये बहुत बड़ा चैलेंज है आपके सामने। विभाजन तो कर दिया जाए लेकिन किस आधार पर किया जाए, क्योंकि उस समय जो हाल था वो हाल था कि आपका पूरी तरह से जो मुस्लिम बहुसंख्यक जो राज्य है, चाहे मतलब कि क्षेत्र है, वो पूरी तरह से नहीं था। मतलब कि एक बात होती है ना कि 100% जो जनसंख्या है, तो 100% में 50% प्लस 1 होगा, तभी तो आप बोलेंगे कि हाँ वहाँ पे क्या है, मुस्लिम बहुल राज्य है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। हाँ ये जरूर था कि आपका जो पश्चिमी प्रांत है, पश्चिमी प्रांत जो पंजाब की बात करते हैं, लाहौर की बात करते हैं यहाँ पे हम लोग, ठीक है, यहाँ पे जो हम लोग बात करते हैं, इधर क्या था, इधर मुसलमानों की संख्या ज्यादा थी, मतलब कि एक पश्चिमी आप भारत कह सकते हैं कि पश्चिमी भारत में मुसलमानों की संख्या ज्यादा थी, और एक तरफ आप बोल सकते हैं यहाँ पे जब बंगाल जो हम लोग आज बोलते हैं, ठीक है, जो आज बांग्लादेश हो गया है, ये पूर्वी पाक था, मतलब कि इस बात की जाएगी, लेकिन यहाँ पे जो है मुसलमान थे। तो ये हाल आलम ये था कि एक जगह वहां पे मुसलमान ज्यादा थे, ठीक है, पश्चिमी प्रांत में, और एक तरफ पूर्वी प्रांत में। तो अब ये विभाजन हो भी कैसे, ठीक है, विभाजन हो भी जाए तो मतलब कि पाकिस्तान जो आप प्रांत की बात कर रहे हैं, मोहम्मद अली जिन्ना जी द्विराष्ट्र सिद्धांत की बात कर रहे हैं, वो आखिर कैसे, मतलब कि आपको पाकिस्तान जो है दे दिया जाए, मतलब कि एक ऐसा भी तो नहीं है कि यहाँ के मुसलमानों को वहां शिफ्ट कर दिया जाए, ऐसा भी नहीं है कि आप ये छोड़ देंगे आप वहाँ के, क्योंकि वहाँ पे रहना ही, वहाँ पे सिर्फ शिफ्ट करना ही तो नहीं है ना, वहाँ की इमोशनल चीजें भी जुड़ी हुई हैं लोगों की ना, मुसलमान ही हैं लेकिन इमोशनल चीजें जुड़ी हुई हैं। अब ऐसा भी नहीं है कि कुछ क्षेत्र आपको यहाँ से दे दिए जाए और आपको मिला के दे दिया जाए, पाकिस्तान बना दिया जाए, ऐसा भी नहीं हो सकता था। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज था कि पाकिस्तान बनाया जाए तो कैसे बनाया जाए, विभाजन किया जाए तो कैसे किया जाए। उसी में एक बहुत बड़े आदमी का नाम आता है, आप हमेशा याद रखिएगा, बहुत महान आदमी हूँ मैं, बहुत महान आदमी मानता हूँ उनको, जो खान अब्दुल गफ्फार खान, ठीक है, खान अब्दुल गफ्फार खान का नाम आता है, गफ्फार खान। अब इनको बोलते हैं हम लोग सीमांत गांधी भी बोल सकते हैं, ठीक, सीमांत गांधी भी बोलते हैं खान अब्दुल गफ्फार खान को, ठीक है। अब इनका क्या कहना था, ये बहुत ही बड़े मतलब कि
मतलब कि एक तरह से आप कह लीजिए उधर का पाकिस्तान का, अगर आप कहें मुसलमानों का कहें तो आप गांधी ही कह सकते हैं, क्योंकि ये भी अहिंसा में और द्विराष्ट्रीय सिद्धांत में जिस तरह से महात्मा गांधी भी नहीं चाहते थे द्विराष्ट्रीय सिद्धांत, मतलब दो देश नहीं चाहते थे भारत में, इंडिया में भारत और पाकिस्तान हो, उसी तरह खान अब्दुल गफ्फार खान जो हैं वो भी बहुत बड़े नेता थे, लेकिन वो भी नहीं चाहते थे कि वो कभी भी कि जो इंडिया है भारत और पाकिस्तान बने, हमेशा भारत ही बन के रहे। ठीक है, तो खान अब्दुल गफ्फार खान इस चीज़ के खिलाफ बहुत बड़े मतलब के खिलाफ उनकी बातें थी कि द्विराष्ट्रीय सिद्धांत नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो विभाजन में ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी उस, और मैंने बताया कि कौन कौन से चैलेंजेस थे। लेकिन अब बात है कि विभाजन तो हो गया, विभाजन इस तरह से हुआ, आपको मैं बता दूं, मैप पे बताऊं तो मैप पे ये है कि इधर जो है, इधर मुसलमानों की संख्या थी, मैंने बोला पश्चिमी में, तो इधर जो है लाहौर वगैरह जो जगह है, ठीक है, लाहौर वगैरह जो जगह है, ये जो है जगह पश्चिमी मतलब कि पाकिस्तान बन गया। ठीक है, इधर पाकिस्तान बनाया गया और इधर जो है, इधर भी जो जो ये पश्चिम बंगाल हम लोग आज है, और ये पूर्वी बंगाल था, मतलब सब मिला के बंगाल था, और बंगाल में से पूर्वी बंगाल जो था वो मुसलमानों का इलाका था, तो इसको पूर्वी पाक कर दिया गया, और वहाँ पे क्या हो गया, पश्चिमी पाक। तो जो पाकिस्तान है वो दो हिस्सों में बन के मतलब कि विभाजित होकर बना था। ठीक है, एक जगह नहीं था पाकिस्तान, पाकिस्तान था एक पश्चिमी पाक और एक पूर्वी पाक, जब शुरू में। ठीक है, अब उसके बाद आप कहानी जानते हैं, बाद में मैं बता दूंगा, लेकिन अभी समझना ये जरूरी है कि इस तरह से विभाजन हुआ। ठीक है, अब देख लीजिए क्या है, अब वहाँ की जो सत्ता है वहां से यहाँ पे चलाना बहुत मुश्किल की बात है। अगर वहां पे अगर समान अधिकार मिल रहे हैं तो कोई जरूरी नहीं है कि यहाँ पे भी समान अधिकार मिल रहे हैं। यहाँ पे कौन सी सुविधाएं हैं, वहां पे कौन सी सुविधाएं हैं, बहुत जमीन आसमान का फर्क था। और यही आगे जाके आप देखते हैं कि क्या हो जाता है, यहाँ पे आंदोलन होगा, और यहाँ पे आंदोलन, उग्र आंदोलन हो जाता है, विद्रोह हो जाता है, और विद्रोह होके 1971 में क्या होता है, 1971 में होता है बांग्लादेश बन जाता है पूर्वी पाक। ठीक है, अलग हो जाता है मतलब पाकिस्तान से अलग हो जाता है अपना ये पूर्वी बंगाल, और ये तो अपना है ही क्या, पश्चिमी बंगाल, अपना कोलकाता। ठीक है, जिसकी राजधानी है कोलकाता, पश्चिमी बंगाल भारत में है। ठीक, तो इस तरह से जो चीजें चलती हैं, और 1971 में जाके पाकिस्तान यहाँ से छीन जाता है, पाकिस्तान का एक हिस्सा छीन जाता है। ये बहुत बहुत बड़ा मतलब कि इसका ये देता है, हवाला देता है पाकिस्तान। ठीक है, कि इसमें भारत का हाथ था, भारत ने जबरदस्ती, लेकिन भारत ने जबरदस्ती कुछ नहीं किया था। जब यहाँ पे आतंक मतलब कि जब पश्चिमी पाकिस्तान द्वारा जब पूर्वी पाकिस्तान में घुसकर उनके सैनिकों द्वारा बर्बरता की जाने लगी, तो वहाँ के लोग जो है शिफ्ट होने लगे किधर, सीमा पार करके भारत की, और मतलब कि पूर्वी पश्चिमी बंगाल मतलब कि कोलकाता की तरफ। ठीक है, पूरे तो इधर होने लगे, और नॉर्थ ईस्ट में जाने लगे, मतलब इधर आसाम है, इधर आसाम है आपका, इधर सिक्किम है, इधर सब अरुणाचल प्रदेश, सब में जाने लगे। तो यहाँ पे भारत के पास और कोई ऑप्शन नहीं था, और उसने क्या किया, भारत ने क्या किया, वहाँ पे मतलब कि क्या बोलते, सैनिक कार्रवाई करता है भारत, और अंततः 1971 में आप देखते हैं आजाद हो जाता है, बांग्लादेश नाम से एक नया राज्य बन जाता है। अब क्या हो गया है ये, अब ये बांग्लादेश हो गया है। ठीक, तो विभाजन होता है इस तरह से। उसके बाद सबसे बड़ी जो दर्दनाक चीज होती है, विस्थापन की चीज होती है, कि अब जो होता है यहाँ पे, ऐसा थोड़ी ना, मैंने बोला सब शुरू में ही बोला कि यहाँ पे पूरी तरह मुसलमान नहीं है, और यहाँ पे पूरी तरह मुसलमान नहीं है, और यहाँ पे भी मतलब कि भारत में भी जो होता है कि जब विभाजन होता है तो यही बोला जाता है कि जिसको इसको रहना है भाई, मतलब कि जिसको इसको अगर भारत में रहना है, क्योंकि लोगों को मालूम नहीं होता है, 15 अगस्त 1947 को आज़ादी जरूर मिल जाती, 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान की भी पाकिस्तान नाम से भी ये प्रांत मतलब देश बन जाता है, लेकिन लोगों को ये मालूम नहीं होता है कि हम भारत में हैं, यहाँ पाकिस्तान में हैं। लोगों में अफरा तफरी मच जाती है, उसके बाद मतलब उसके अलावा बहुत सारी भावनाएं भी होती हैं, लोग जगह छोड़ने को भी तैयार नहीं रहते हैं कि हम क्यों शिफ्ट हों, हमारी क्या गलती है इसमें, तो हम क्यों शिफ्ट हों। तो इसमें क्या होता है, जैसे ही मालूम होता है विभाजन हो रहा है, लोगों में आक्रोश हो जाता है एक दूसरे के खिलाफ, और बहुत ही बड़ा नरसंहार, बहुत ही बड़ा मतलब कि मानवता का, मैंने बोला शर्मसार करने वाली चीज होती है, और लाखों लाख लोग काटे मारे जाते हैं यहाँ पे विस्थापन के दौरान। ठीक है, विस्थापन के दौरान बहुत मारकाट होती है, और खासकर ज्यादातर जो होता है कोलकाता, ठीक है, पंजाब, मतलब यही पंजाब, लाहौर, ठीक है, और कोलकाता, इधर ही बहुत ज्यादा मारकाट होती है। और इस चीज को देख के गांधी बहुत ही ज्यादा, मतलब मैंने बोला कि गांधी कभी नहीं चाहते थे कि ये मारकाट हो, अहिंसा के हमें सबसे बड़े पुजारी।
ठीक है, और उनको वो ये देख के बहुत ही क्षुब्ध हो जाते हैं, उन्होंने खाना पीना तक छोड़ दिया होता है, वो अनशन पे बैठ जाते हैं। और इसी का बहुत बड़ा कारण है कि भारत मतलब गांधी उस समय भी कह रहे होते हैं, हर जगह जा जाके, दिल्ली में जाते हैं, कोलकाता जाते हैं, हर जगह जाते हैं और बोलते हैं कि आप लोग सौहार्द बनाए रखें, आप लोग शांति बनाए रखें, पैशन मतलब धैर्य बनाए रखें, ठीक है, लेकिन कोई उनकी बात नहीं मानता है। और इसी से ये होके, क्योंकि वो हमेशा चाहते हैं जो मतलब मुस्लिम आए भी हैं पाकिस्तान से भारत में, तो वो उन लोगों को चाहते हैं कि पूरी इज्जत मिले, ठीक है, और इन्हीं सब चीज़ों से एक क्षुब्ध होकर एक बहुत ही बड़ा मतलब कोई भी रहता, अगर हम लोग भी रहते तो हो सकता था एक आदमी कदम उठाता और नाथूराम गोडसे उठता है और उनकी हत्या कर देता है, ऐसा बोला जाता है, ठीक है। तो इस तरह से विस्थापन होता है, उसके बाद पुनर्वास कराया जाता है हम लोग का। पुनर्वास में गांधी जी का, मैंने बोला गांधी जी का बहुत बड़ा योगदान है, और गांधी जी हमेशा से चाहते थे कि यहाँ से जो मुसलमान गए हैं पाकिस्तान, या पाकिस्तान से जो मुसलमान आए हैं, उनकी बहुत अच्छे तरीके से क्या की जाए, पुनर्वास किया जाए, उनके साथ भेदभाव नहीं किया जाए, ठीक है। तो ये चैलेंज इस तरह से धीरे धीरे करके खत्म होता है। उसके बाद जो सबसे बड़ी चैलेंज आती है राजवाड़ों का विलय, ठीक है। अब राजवाड़ों का विलय मतलब उस समय जो राजवाड़े होते हैं पूरे भारत में, जो बात करते हैं तो पूरे भारत में 565 राजवाड़े, 565 राजवाड़े, ठीक है, छोटे छोटे बड़े बड़े सब मतलब कि राजवाड़े होते हैं। पंजाब के राजवाड़े देखेंगे आप, इधर इधर आप देखेंगे तो पश्चिमी राजवाड़े, इधर देखेंगे तो पूर्वी राजवाड़े, तो उधर देखेंगे आप उत्तर भारत के राजवाड़े, तो पंजाब के राजवाड़े, तो इधर दक्षिण के राजवाड़े, सब बटे हुए होते हैं छोटे छोटे जगहों पर, बहुत सारे मतलब 565, मैंने बोला 565 कम नहीं होता, 565 राजवाड़े जो होते हैं उसमें शासन कर रहे होते हैं। अब उसमें से आधे से ज्यादा मतलब करीब करीब मतलब आप मान लीजिए तो ब्रिटिश सरकार के अधीन काम कर रहे होते हैं, ठीक है, ब्रिटिश सरकार के अधीन वो शासन कर रहे होते हैं, और कुछ जो होते हैं स्वतंत्र होते हैं। तो यहाँ पे अब बात बोली जाती है राजवाड़ों के विलय में। अब राजवाड़ों के विलय का क्या है कि वहाँ पे बोली जाती है भारत सरकार द्वारा, या मतलब हाँ भारत सरकार द्वारा ये योजना लाई जाती है कि आप जितने लोग हैं, जितने 565 राजवाड़े हैं, तो आप क्या कीजिए कि आप या तो भारत में विलय हो जाइए या पाकिस्तान में विलय हो जाइए, ठीक है। तो ज्यादातर जो राजवाड़े होते हैं वहाँ पे, अब बात ये आती है कि राजवाड़ों का विलय भारत या पाकिस्तान में तो क्यों, मतलब भारत या पाकिस्तान में क्यों, वो स्वतंत्र क्यों नहीं रह सकते? स्वतंत्र इसलिए नहीं रह सकते थे क्योंकि जो राजवाड़ों का जो शासन होता था वो कहीं ना कहीं निरंकुशता वाली मतलब लोकतंत्र वाली जो बात थी नहीं हो पाती, ठीक है। और जो हम लोगों का जो चीज है, भारत में अगर रहना है आपको तो लोकतांत्रिक शासन आपको स्थापित करना है, ठीक है। दो बातों पर है ना सहमति, शासन लोकतांत्रिक होना चाहिए और सरकार सबके भले के लिए काम करे, ठीक है। लेकिन राजवाड़ों में ऐसा कुछ था नहीं, तो अंततः यही फैसला लिया गया कि या तो आप भारत में विलय हुई या पाकिस्तान में विलय हुई। तो ज्यादातर जो राजवाड़े हैं वो कहीं ना कहीं भारत में विलय हो जाते हैं। और 3 जो राजवाड़े हैं, 4 बोला जाता है लेकिन 3 जो है मुख्यतः जो मैं बोलूंगा कि जूनागढ़, ठीक है, गुजरात में जूनागढ़, और इधर हैदराबाद आंध्र प्रदेश में, ठीक है, और इधर जो है अपना कश्मीर, ठीक है। इन तीन राजवाड़ों को विलय करने में, और एक मणिपुर का भी नाम आता है यहाँ पे, तो मणिपुर भी ले सकते हैं आप, मणिपुर आप ले सकते हैं इधर, तो मणिपुर का भी नाम आता है। तो मणिपुर जो है अपना, ये लोग प्रॉब्लम करते हैं, ये लोग बोलते हैं कि हम स्वतंत्र रहेंगे, या तो मतलब पाकिस्तान में कोई बोलता है कोई स्वतंत्र, मतलब ये लोग फैसला नहीं कर पाते। तो उसके बाद जो सबसे बड़ा नाम आता है आपके जहन में विलय में, ठीक है, और उनका नाम कौन, क्या नाम है आप सबको पता होगा, कौन? सरदार पटेल। सरदार पटेल का नाम आता है। सरदार पटेल को जिम्मेवारी दी जाती है कि आप राजवाड़ों का विलय करें, ठीक है, आप राजवाड़ों का विलय करें। तो अब यहाँ पे राजवाड़ों का विलय तो करीब करीब हो जाता है, तो वही जूनागढ़ वाला मामला फंसता है, हैदराबाद का निजाम का मामला फंसता है, ठीक है, हैदराबाद का निजाम का मामला फंसता है, कश्मीर का मामला फंसता है। सारे कुछ करीब करीब सारे टैकल कर दिए जाते हैं उसके बाद, लेकिन एक जो है मणिपुर का मामला आता है। तो इन तीनों मामलों को तो कैसे न कैसे करके मतलब कि पटेल मतलब कि कोई ना कोई नीति लगा के और उसको टैकल कर लेते हैं। लेकिन कश्मीर का जो मुद्दा है, कश्मीर का मुद्दा क्या है, उस वैसे के वैसे ही रहता है। और कश्मीर के राजा जो हरि सिंह हैं, उस समय कश्मीर के राजा हरि सिंह, वो बोलते हैं कि हम ना पाकिस्तान में विलय होंगे ना ही इसमें भारत में विलय होंगे, हम आज़ाद रहेंगे, ठीक। लेकिन अंततः आप देखेंगे बाद में जाके जब राजा हरि सिंह को प्रॉब्लम होती है, और जब पाकिस्तान की तरफ से मतलब पीओके की तरफ से मतलब पाकिस्तान की तरफ से जब अटैक होता है कश्मीर पे, ठीक है, और राजा हरि सिंह के पास कोई भी चारा नहीं होता है, कोई भी ऑप्शन नहीं होता है, तो अंततः भारत में ही विलय हो जाते हैं। 1955-56 की बात है, ठीक। तो
इस तरह से हम देखते हैं कि रजवाड़ों का विलय भी करीब करीब इसको भी टैकल कर लिया जाता है। वैसे वहाँ पे थोड़ी दिक्कत हुई है। तो आप पीओके की बात करते हैं, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, ये वाला जो इलाका है आपका करीब करीब ये वाला जो इलाका है वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान के हाथ में है, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं चलिए बाद में देखते हैं कैसे क्या होगा, इसको भी मतलब के अंदर लाने। लेकिन उसके बाद जो प्रॉब्लम आती है, जो चुनौती है भारत के पास, वो है राज्यों का पुनर्गठन का। अब सारा कुछ हो गया, रजवाड़ों का विलय भी होगा, विभाजन भी होगा, पुनर्स्थापन भी होगा, पुनर्वास भी हो गया, विस्थापन भी होगा, सब सारा कुछ हो गया। लेकिन एक अभी भी मामला है कि सीमांकन नहीं हुआ है राज्यों का, ठीक है। राज्यों का जो सीमांकन है वो नहीं हुआ है। आज जो हम देखते हैं, यहाँ पे आप देखते हैं महाराष्ट्र का, यहाँ मतलब कि गुजरात का, यहाँ पे देखते हैं राजस्थान, यहाँ पे महाराष्ट्र देखेंगे, तो ऐसे जो चीजें हैं वो नहीं हुई होती हैं, ठीक है। लेकिन बात आती है कि राज्यों का पुनर्गठन हो तो हो किस आधार पर। तो यहीं पे एक आता है ऑप्शन आपका कि राज्यों का पुनर्गठन का सबसे पहला जो जिक्र होता है वो होता है आपका, वो होता है सबसे पहले जो जिक्र होता है मतलब कि राज्यों के पुनर्गठन का 1920, ठीक है, 1920 का नागपुर अधिवेशन, नागपुर अधिवेशन। और इसमें बोला जाता है कि भाषा के आधार पर ही राज्यों का पुनर्गठन होगा। ठीक, तो राज्यों के पुनर्गठन किस आधार पर हो, तो 1920 का जो है नागपुर अधिवेशन आपको ये ऑप्शन देता है कि भाषा के आधार पर ही क्या हो, राज्यों का पुनर्गठन हो, ठीक है। अब यहीं पे सबसे बड़ा जो दाव खेलते हैं, दाव क्या खेलते हैं मतलब कि सबसे बड़ा आंदोलनकारी निकल कर आते हैं मद्रास से पोट्टी श्री रामालू, ठीक है। पोट्टी श्री रामालू का नाम आता है, और पोट्टी श्री रामालू कहते हैं कि कहीं ना कहीं आप क्या कीजिए कि आंध्र प्रदेश को आप अलग कर दीजिए, ठीक है, मद्रास से, और उसको एक अलग राज्य बना दीजिए भाषाई उसके आधार पर, ठीक है। जो आप आज देखते हैं आंध्र प्रदेश, ठीक है, आप आंध्र प्रदेश देखते हैं, मद्रास में कौन कौन से थे, तमिलनाडु भी था, ठीक है, कर्नाटक भी था, और ये अपना मतलब तमिलनाडु भी था, आंध्र प्रदेश भी था। आज तो आंध्र प्रदेश दो और भागों में विभाजित हो गया भाषा के आधार पर ही, ठीक है, मतलब आंध्र प्रदेश और तेलंगाना हो गया है। तो उसी आधार पर होता है काम। पोट्टी श्री रामुलू का एक 56 दिन का हड़ताल करते हैं, ये 56 दिन का हड़ताल करते हैं ये पोट्टी श्री रामुलू, ठीक है, और अंततः वे मर जाते हैं। और अंततः 1952 में आंध्र प्रदेश जो है एक अलग राज्य बनकर उभर आता है। 1952 में एक अलग राज्य आंध्र प्रदेश, पहला राज्य जो कि भाषा के आधार पर निकल आता है, ठीक, ओके, सामने आता है। तो इस प्रकार जो है इस चीज को भी, राज्यों का पुनर्गठन का भी काम स्टार्ट हो जाता है। 1956 में जाके देखेंगे आप कि 14 राज्य शुरू में जो मूलतः जो है 14 राज्य, आज तो आप देखते हैं 29 राज्य और मतलब कि और केंद्र शासित प्रदेश 7, तो 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं। लेकिन जो मूलतः हैं 14 राज्य थे, तो इस चीज का भी जो है अपना चैलेंज जो है टैकल कर लिया जाता है। तो इस प्रकार जो है राष्ट्र निर्माण की चुनौती के आपके चैप्टर में यही सब कुछ पढ़ना था, ठीक है। अब बाकी जो चीजें हैं आपको ऑब्जेक्टिव्स या मतलब कि जो भी लघु उत्तरीय है वो सारे नोट्स के माध्यम से प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। बाकी आप पढ़ते रहें और शेयर करते रहें और सब्सक्राइब करें चैनल को, ठीक है। धन्यवाद।